नमस्कार प्रिय अभिभावक और प्यारे बच्चों। एक बार फिर ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम व्याकरण का प्रथम पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। जैसा कि सबको पता है कि भाषा कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए उसको माध्यम बनाता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, एक दूसरे के विचारों को जान सकते हैं। अतः भाषा सबसे पहले व्यक्ति की वो एक माध्यम होता है जिसके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। इसलिए भाषा की परिभाषा हुई, हम अपने विचारों या मनोभावों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। अर्थात अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। भाषा शब्द का संबंध है वो भास धातु अर्थात भास धातु से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। वाक से है, अर्थात वाक मतलब बोलना, अर्थात इसकी जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो भास धातु से हुई है। जैसा कि सभी को पता है कि भाषा के अनेक रूप होते हैं, उसको लिखित रूप भी कहते हैं, मौखिक रूप भी कहते हैं, सांकेतिक रूप भी कहते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। अब मौखिक जो रूप होता है उसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति अपने भावों और विचारों को आपस में बोल कर प्रकट करता है अपने विचार, अर्थात उनको बोल करके या सुन करके प्रकट करता है। वो कौन सा रूप होता है? वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जिस भाषा के द्वारा अपने विचारों को लिख करके प्रकट किया जाता है, अर्थात वो अपने विचारों को बोल करके न बल्कि लिख करके प्रकट करता है, उस रूप को हम कहते हैं लिखित रूप। जैसे समाचार पत्र है, कविता है, कहानी है, निबंध है आदि, ये सब जो भाषा के रूप हैं वो सभी के सभी लिखित भाषा के रूप में आते हैं। जबकि मौखिक भाषा का रूप होता है उसमें लिखित रूप नहीं होता। जैसे आपस में कोई दो विद्यार्थी या दो व्यक्ति जो बात करते हैं वो कौन सा रूप होता है? वो मौखिक रूप होता है। जबकि लिखित भाषा में किसी भी अपने जो भी विचार होते हैं उनको सबको प्रकट करते हैं, तब वो अपने विचारों को लिखित अर्थात लिख करके प्रकट करता है। इस प्रकार से मौखिक और लिखित भाषा में दोनों में यही अंतर है कि व्यक्ति जब अपने विचारों को प्रकट करता है तो लिख कर जब प्रकट करता है तो वो तो लिखित हो गया, और जब उनको अपनी बातचीत के द्वारा अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है तो वो मौखिक हो गया। अब आगे बात करते हैं संसार की, कि संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं। जैसे संस्कृत है, ग्रीक है, अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है, रूसी है, चीनी है, जापानी है आदि। ये संसार की वे भाषाएं हैं जो अलग अलग देशों के अंदर बोली और पढ़ी जाती हैं। अब बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की, जिसमें भारतीय संविधान में हमारे संविधान द्वारा भारतीयों को 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अर्थात 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति, किसी भी राज्य का व्यक्ति, वो अपने अपने राज्य के अनुसार जिसकी उसकी भाषा है उसको अपने विचारों के अंतर्गत अर्थात राजभाषा में या कार्यालय भाषा में उपयोग कर सकता है। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये ऐसी 22 भाषाएं हैं जिनके द्वारा
हम अपने विचारों को लिखित में अपने कार्यालय में, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती हैं राज्यों को जो दी गई हैं, वो अब प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं आगे कि मातृभाषा। मातृभाषा वैसे तो आप सबको पता है कि मातृभाषा होती है वो अर्थात माता की भाषा, जो माता बोलती है वही मातृभाषा कहलाती है। अब अलग अलग राज्य की अलग अलग मातृभाषाएं हैं। राजस्थान है उसकी राजस्थानी है, गुजरात है उसकी गुजराती है, और अन्य प्रकार से हम देखते हैं कि सभी राज्यों की अलग अलग भाषा होती है। मातृभाषा वह भाषा है जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं और अपनाते हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने परिवार के साथ में रहता है और धीरे धीरे वहीं से अपने माता पिता से, दादा दादी या अन्य जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनसे जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनसे हम उनको सीखते हैं, उनसे बोलते हैं। अनुकरण करता है बच्चा, कहने का मतलब यही है कि सभी के सभी बच्चे हैं वो अनुकरण करते हैं और उनको बिना किसी व्यवधान के वो उनको अच्छे से सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है। अब बात करेंगे बोली। बोली और भाषा दोनों में थोड़ा सा मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, बोली क्या होती है और भाषा क्या होती है। बोली देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, बुंदेली आदि। लेकिन अब बात करेंगे कि भाषा क्या है और बोली क्या है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है प्यारे बच्चों, जबकि भाषा होती है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे कि मान लो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर है ना, राजस्थान में, प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी। लेकिन हर जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंतर्गत सभी राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन उनकी जो क्षेत्रीय जो लैंग्वेज है, क्षेत्रीय जो भाषा है, वो राजस्थानी होते हुए भी अलग अलग है सबकी। क्यों? क्योंकि वो अपने क्षेत्र विशेष के जो शब्द होते हैं उनको वो साथ में लेता है और अलग अलग उनका प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि मातृभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, और भाषा के कितने रूप होते हैं। मैंने बताया आप लोगों को, फिर से मैं एक बार इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा दोनों व्याकरण के अंतर्गत एक ऐसे रूप होते हैं जिनको व्याकरण की दृष्टि से मान्यता प्राप्त है, जबकि जो सांकेतिक भाषा होती है प्यारे बच्चों, उनको व्याकरण की दृष्टि से उनको स्वीकृत नहीं किया गया। कारण उसके बहुत सारे हैं। एक तो ये कि सांकेतिक भाषा के अंदर केवल संकेतों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो जब हम संकेत के द्वारा किसी विचार को प्रकट करते हैं तो जो हम जिस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें पूर्णतया जो एक जिसको हम समझाना चाहते हैं वो समझ नहीं पाता। अर्थात हर जगह है वो सांकेतिक भाषा को हमें प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संकेतों के द्वारा कुछ ऐसे ही मतलब है ना संकेत होते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं या अगले को समझा सकते हैं। लेकिन पूरे के पूरे जो हमारे विचार हैं या जो हमारे मन के भाव हैं उनको हम अच्छे से किसी को भी समझा नहीं सकते। इसलिए सांकेतिक भाषा को हमारी व्याकरण की दृष्टि से मान्यता प्राप्त नहीं है। केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा इनको ही मान्यता प्राप्त है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल अगली कक्षा के लिए आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।